अखिलेश बाबू ने घोषणा किया कि मेरी सरकार आएगी तो 300 यूनिट फ्री कर देंगे। अरे अखिलेश बाबू क्या फ्री करोगे? आपका राज था, बिजली देते ही नहीं थे। आपके लिस्ट में केवल 4 जिला वीआईपी थे। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि आतंकवादी मुसलमानों में ही पाया जाता है, दूसरे के घर में नहीं पाया जाता। 82 पीसीएम याद है? याद है? सीबीआई इंक्वायरी हुई 82 में 58। याद है? अटल जी को लोकसभा में भेजने का काम गोंडा की जनता ने किया था। अरे गोंडा की जनता ने जिसको हाथ लगाया वो देश का प्रधानमंत्री बना। गोंडा के मुसलमान भाइयों, मैं आपको मुसलमान मानता ही नहीं हूं, मैं आपको कलंक ठाकुर मानता हूं। लेकिन मैंने नजर डाली, मोहम्मद बिन कासिम कब आया, गजनी कब आया, गौरी कब आया, बाबर कब आया, औरंगजेब कब आया, संकट में था। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये पानीपत का युद्ध है। इसीलिए मैं कहता हूं ये पानीपत का युद्ध है। युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। और यही जवानी 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में अपनी ताकत को पहचाना था, यही जवानी। और 2014 के पहले क्या थी स्थिति? क्योंकि 1984 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 91 के बाद 96 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। और 96 के बाद 98 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। और 98 के बाद 99 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 99 के बाद 2004 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। और 4 के बाद 9 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। और 9 के बाद देश के बड़े बड़े विद्वान हमारे संविधान के प्रति शंका प्रकट करने लगे थे और ये कहते थे कि शायद संविधान में कोई कमी है और शायद इस देश के अंदर अब किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मेरे मित्रों, मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी के नाम ने, मोदी जी के काम ने गांव में बैठे हुए गरीब को जगाने का काम किया, गांव में बैठे हुए किसान को जगाने का काम किया, गांव में बैठे हुए मजदूर को जगाने का काम किया, गरीब पिछड़े सबको जगाने का काम किया। और मोदी जी के नाम ने, मोदी जी के काम ने इस देश के नौजवानों को जगाने का काम किया। जो लोग अनुमान लगाते थे किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, सारी दुनिया ने देखा कि सबके अनुमान गलत हो गए और मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भाइयों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ बातें कहना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं क्या परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया। अच्छा सवाल है, क्या परिवर्तन आया? एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि 84 के बाद 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन यह है। और दूसरा परिवर्तन क्या है? शॉर्टकट करें कि लंबा चले? लंबा चले। भाइयों, कभी कभी मैं एक कविता पढ़ता हूं, किससे मन की बात कहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है,
फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात कहूं मैं, किससे मन की बात कहूंगा। भाइयों, जो लोग परिवर्तन तलाश रहे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमान का है। क्यों बयान दिया था? क्या यह गलत है? क्या नहीं बयान दिया था? परिवर्तन तलाश रहे उनको मैं बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह ने बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमान का है। दिया था कि नहीं दिया था? मोदी जी ने करके दिखा दिया। इस देश के संसाधन पर पहला हक गरीब का है, गरीब मुसलमान का भी है और गरीब हिंदू का भी है। किससे मन की बात करो? साध्वी प्रज्ञा को क्यों जेल में डाला गया? कर्नल पुरोहित को क्यों जेल में डाला गया? क्योंकि ये देश के दुश्मन ये साबित करना चाहते थे कि हिंदू ही आतंकवादी होता है। मेरे मित्रों, मैं सारे मुसलमानों के आचरण पर सवाल नहीं उठाता। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि आतंकवादी मुसलमानों में ही पाया जाता है, दूसरे के घर में नहीं पाया जाता। और इसलिए मेरे मित्रों, याद करो, भगवा आतंकवाद कौन कह रहा था? चिदंबरम। पटना इनकाउंटर पर सबसे ज्यादा आंसू किसने बहाया? सोनिया गांधी। मेरे मित्रों, भगवा आतंकवाद की बात करने वाले, भगवा आतंकवाद की बात करने वाले, भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाने वाले आज भोलेनाथ की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा परिवर्तन क्या चाहिए? इससे बड़ा परिवर्तन क्या चाहिए? यह परिवर्तन है कि नहीं है? मेरे मित्रों, मैं कहीं भी जाता हूं तो बिजली पर नहीं बोलता, मैं कहीं जाता हूं तो सड़क पर नहीं बोलता, कहीं भी जाता हूं तो रसोई गैस पर नहीं बोलता। ये चुनाव, ये रसोई गैस का है, ये चुनाव बिजली का है। हम नहीं जानते पहले कितना बिजली आती थी। अखिलेश बाबू ने घोषणा किया कि मेरी सरकार आएगी तो 300 यूनिट फ्री कर देंगे। अरे अखिलेश बाबू, क्या फ्री करोगे? आपका राज था, आप बिजली देते ही नहीं थे। आपके लिस्ट में केवल 4 जिला वीआईपी थे, इटावा, बोलो बोलो, मनपुरी और कन्नौज और चाचा आजम खाते रामपुर। आज कोई जिला है वीआईपी? कोई जिला है वीआईपी? सब के सब जिला वीआईपी है। परिवर्तन देखना है, देखो। लेकिन मेरे मित्रों, ये चुनाव बिजली का नहीं है, ये चुनाव सड़क का नहीं है, ये उससे भी बड़ा चुनाव है। ये पानीपत का युद्ध है। ये पानीपत का युद्ध है। 2014 के पहले बिना क्या है? हाँ, मंच नहीं सकता था, मंच नहीं सकता था, फतवा जारी होता था, फतवा जारी होता था, प्रचार के लिए गाड़ी नहीं निकलती थी, तकरीर होती थी, मौलानाओं को तलाशना पड़ता था। वाह रे मोदी जी, वाह रे मोदी जी, ऐसा काम कर दिया, फतवा गायब, मौलाना गायब। हमारा मित्र है ओवैसी, बहुत पक्का मित्र है, वो यही परेशान है।
उसकी परेशानी को मैं समझता हूं, वो सही कहता है। आज मुसलमानों का वोट तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, कुछ मुसलमान भाई कहते हैं कि नेताजी इस समय क्या बोल रहे हैं। ए गोंडा के मुसलमान भाइयों, मैं आपको मुसलमान मानता ही नहीं हूं, मैं आपको कलंक ठाकुर मानता हूं। भले आप मुसलमान मानो, अपने आप को मुसलमान मानो, लेकिन मैं आपको अपने समाज का मानता हूं। मैं जानता हूं कि क्रांतियों के सामने आपको कैसी जेबीसी थी, कैसे आपको झुकना पड़ा। भले आप न मानो, लेकिन मैं मानता हूं, मैं आपको मुसलमान नहीं मानता हूं। और इसलिए मैं किसी मुसलमान का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो ओवैसी की पीड़ा है वो सत्य है। पहले हमारे मौलानाओं को मंच मिलता था, पहले हमारे मौलानाओं को गाड़ी मिलती थी, इनसे फतवा जारी कराया जाता था। आज इनका वोट तो सब चाहते हैं, लेकिन मंच देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये परिवर्तन है कि नहीं है? ये परिवर्तन है मेरे भाइयों। आज रात में आप सब लोग जानते हैं, मैं 4-5 बजे सुबह उठ जाता हूं, और मुझको आप सुनते भी रहते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज रात में मैं जरा इतिहास पर नजर डाल रहा था। इस समय मोदी जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है। ये अमृत महोत्सव क्या है, क्यों चल रहा है? कोई बताओ क्यों चल रहा है? कोई बोले क्यों चल रहा है अमृत महोत्सव? एक जने बोलो क्यों? आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अच्छा, आजादी 75 वर्ष पहले क्या था? 75 वर्ष पहले किसका शासन था? अंग्रेजों के पहले किसका शासन था? मुगलों के पहले किसका शासन था? बढ़ते ही गए। और चंद्रगुप्त के समय हमारे देश की स्थिति क्या थी? अशोक के समय हमारे देश की स्थिति क्या थी? मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आप इतिहास पर नजर डालो। याद रखना मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, पेड़ तब तक खड़ा रहता है जब तक जड़ से जुड़ा रहता है, और देश तब तक खड़ा रहता है जब तक अपने इतिहास को याद करता रहता है और भूलों को सुधारने का काम वो करता रहता है। मैं बहुत लंबे चौड़े विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने नजर डाली, मोहम्मद बिन कासिम कब आया, गजनी कब आया, गौरी कब आया, बाबर कब आया, औरंगजेब कब आया? संकट में था ना? है भैया, हेलो हेलो, हीरो, चलिए हमारे मन पर तो नहीं करते। देश संकट में था कि नहीं था? आजादी मिली, खंडित आजादी मिली। इसी ने कट करके पाकिस्तान बना, सही है। 1.5 लाख लोग मारे गए, सही है। उस कश्मीर की रक्षा में 75,000 नौजवान हमारे शहीद हुए, सही है, सही है। एक नारा लगता था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लगता था, विश्वास होता था? होता था? नहीं होता था। लेकिन वाह रे मोदी जी, वाह रे अमित शाह, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक झटके के अंदर करके दिखा दिए, एक झटके के अंदर। और मित्रों, 1,24,000 हेक्टेयर, 1,24,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी हमारे चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में है। चलिए, मैं विवेचना कर रहा था, और उसके पहले थोड़ा चलते हैं। गजनी, गौरी, मंगोल, पता नहीं कहां कहां से आ गए। मेरे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं और ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आप जानते हैं आपका ये भाई कभी झूठ नहीं बोलता, कितना तो जानते होंगे। डेढ़ 1,000 वर्ष में, आप लोग भी सुनिएगा, अनूप जी आप भी बहुत अध्ययन करते हैं, इस विषय पर अध्ययन करिएगा। 1,500 वर्ष में
जो चैन की बंसी इस समय हम लोगों की बज रही है, ये बंसी 1500 वर्ष में कभी नहीं बजी है। जो चैन की बंसी बज रही है, ये 1500 वर्ष में कभी नहीं बजी, कभी नहीं बजी। और उसके बाद भी क्या किया, क्या किया? अरे मित्रों, जरा सोचो, 1500 वर्ष का इतिहास किसी प्राचीन इतिहास के टीचर से पूछ लेना। मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी बच्चे को खड़ा करा देता। क्या क्या नहीं देखा हम लोगों ने, क्या क्या नहीं देखा इस देश में। और मात्र 75 साल के अंदर सारे सवाल समाप्त हो गए। इसलिए मेरे मित्रों, मैं कहता हूं, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये पानीपत का युद्ध है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये पानीपत का युद्ध है। और इसीलिए भाइयों, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, पाप का भागी होता केवल ब्याज। ये जो 1500 वर्ष का संकट या 2000 वर्ष का संकट, 1000 वर्ष का संकट, 700 वर्ष का संकट, ये आप देख रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भावना काम कर रही थी कि क्यों नृप होए हमें का हानि, कोई राजा हो हमें का हानि। और इसीलिए 1000-1500 का इतिहास अगर नजर डाले तो संकट में हमारा चला है। लेकिन मेरे मित्रों, वारे योगी जी, वारे मोदी जी, वारे अमित शाह, हम ये नहीं कहते कि मोदी जी भगवान है, हम ये नहीं कहते। लेकिन मेरे मित्रों, भगवान से कम भी नहीं है, भगवान से कम भी नहीं। नारा लगता था, राम नारा हम आएंगे, मंदिर ही बनाएंगे। हमारे मित्र कहते थे, तारीख नहीं बताएंगे। और ये अखिलेश यादव, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और आपसे भी पूछना चाहता हूं, एक सवाल क्यों करके अपनी बात समाप्त करूंगा। क्या आपको मालूम है कि अयोध्या में एक बम विस्फोट हुआ था? मालूम है? आपको मालूम है हाई कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट के कचहरी में एक बम विस्फोट हुआ था? मालूम है? इलाहाबाद में बम विस्फोट हुआ था? मालूम है? बनारस में बम विस्फोट हुआ था? मालूम है? फैजाबाद के कचहरी में बम विस्फोट हुआ था? मालूम है? मालूम है? मालूम है? मालूम है? हुआ था कि नहीं हुआ था? झूठ बोल रहे हैं तो बंद करें। हुआ था। मेरे भाइयों, आतंकवाद से दुनिया परेशान है, दुनिया। और यही हमारे खोपड़ी पर उत्तर प्रदेश के अंदर बम विस्फोट हुआ। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपने मुकदमा वापस लिया था कि नहीं लिया था? लिया था तो क्या उनको मुकदमा वापस लेना चाहिए था? इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी बनती है, इतिहास उधर ही चलता है किशोर जवानी चलती है। ये जवानी मोदी जी के साथ खड़ी होगी, ये जवानी योगी जी के साथ खड़ी होगी, ये जवानी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी, तो देश का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आतंकवादी कुचला जाएगा। और अगर इनकी सरकार बनेगी तो कहां जाएगी, कहां जाएगी, किसके कहने चलेगी, किसके दबाव में रहेगी? 7% ये है, 20% का एहसान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 19% का एहसान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 18 का मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और मेरे भाइयों, आजकल नौकरी मिल रही है, बिना पैसे की नौकरी मिल रही है। एक उदाहरण केवल देना चाहता, अखिलेश बाबू, आपके कार्यकाल में रेट की क्यों फिक्स था? रेट क्यों रेट फिक्स था नौकरी का? 82 एसडीएम,
82 पीसीएस याद है? याद है? सीबीआई इंक्वायरी हुई 82 में 58 याद है? 82 में 58 याद है? अरे क्या क्या याद कराऊं मेरे मित्रों, क्या क्या याद कराऊं। इसलिए हमारे अनूप जी कह रहे थे, आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, सोनित के बदले आंसू जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। आंधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, रण की बेरियां बच चुकी है यार प्यारो, एक बार गांडीव में टंकार को पैदा करो। ये केवल सवाल इस पीढ़ी का नहीं है, इस पीढ़ी का सवाल नहीं है। मेरे दोस्तों, जिस समय देश आजाद हुआ, इस देश के गरीब से गरीब आदमी को एक वोट डालने का हक मिला। इस देश के बिरला, टाटा, अंबानी को भी एक वोट डालने का हक मिला। और इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राजा अब किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा जनता के वोट से पैदा होगा। और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, नड्डा जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? कोई बताने की कृपा करे। अनूप जी भी नहीं बता पाएंगे। नड्डा जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का कौन अध्यक्ष होगा? बताने की कृपा करे। किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह के बाद कौन बनेगा यह सबको पता था। इंदिरा के बाद कौन बनेगा सबको पता था। राजीव के बाद कौन बनेगा सबको पता था। सोनिया के बाद कौन बनेगा सबको पता था। अटल जी को लोकसभा में भेजने का काम गोंडा की जनता ने किया था। अरे गोंडा की जनता ने जिसको हाथ लगाया वो देश का प्रधानमंत्री बना। और मेरे मित्रों, मोदी जी आए थे, बलरामपुर में सभा कर रहे थे, सभा में हम लोग मौजूद थे और यही समाचार आ गया कि आ जाओ गुजरात, वारे बलरामपुर की धरती, वारे गोंडा की धरती, और जाकर के स्वयं मुख्यमंत्री का चार्ज दिए थे। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता बन सकता है, उनके यहाँ कार्यकर्ता नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, चिट्ठी लिखी जाती थी अंतरदेशीय पोस्ट कार्ड पर, तो लिखना पड़ता था कि लिखा कम समझना चाहता है। इसलिए भाइयों, हाथ जोड़ता हूं, कहा कम समझना चाहता है।